तो ये इसमें जो प्रोग्राम है इसमें दोनों चीज़ें कंबाइन कर लेते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होती है टीचर्स के लिए भी, और इसमें जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर पीयर ट्यूटरिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है। पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है कि जैसे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो क्लास में जो ऐसा बच्चा है जो इंटेलिजेंट है बहुत या काफ़ी अच्छा है एकेडमिक्स में या किसी चीज़ में, वो एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को हेल्प कर सकता है, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। एक केस स्टडी यहाँ इन्होंने डिस्कस करी हुई है संजीव की। डिसलेक्सिया है संजीव को, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। संजीव एक बच्चा है एंड dyslexia affects normal functioning of the sensory motor circuits in the brain with an adverse impact on memory, reading, writing and information processing. Now, the fact that the LD child has to struggle with ordinary daily tasks has devastating impact on his self-esteem and confidence. अब यहाँ पे ये जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसके केस में क्या है कि संजीव हैड ऑलरेडी रिपीटेड अ ईयर एंड ये जो है अपने क्लासमेट से हर चीज़ में पीछे है, उसके सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आते हैं, पुअर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हैं उसमें, विजुअल प्रोसेसिंग एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, क्वाइट रहता है, विड्रॉन रहता है, अलग अलग रहता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में, और पेरेंट्स पहले रेमिडियल एजुकेशन के लिए नहीं मानते हैं, बाद में उनको समझा के मना लिया जाता है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि उसके पेरेंट्स स्पेशल एजुकेशन के लिए मान जाते हैं। देन स्पेशल एजुकेटर जो होता है वो संजीव को मल्टी सेंसरी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन देता है ताकि उसकी रीडिंग और स्पेलिंग्स इंप्रूव हो सके। तो इसमें वो विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस, इन सब चीज़ों पे काम करता है। कॉग्निटिव एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि पजल्स होते हैं जिसमें कॉग्निशन का बहुत यूज़ होता है, जैसे रीजनिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो इस तरीके से उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ करता है जो ट्रेनर होता है, काफ़ी इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे उसको अगर जैसे वो बच्चा है जो इम्पल्सिव है बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ उसकी कंडीशन वो बहुत इम्पल्सिव है, तो उसको कुछ ऐसी गेम्स खिलाना जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे लूडो हो गया, स्नेक्स एंड लैडर्स हो गया, ताकि उसको पेशेंस डेवलप हो सके। तो इस टाइप से ये जो है स्ट्रैटेजी जो है उसमें उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव रही थी, और वो एक्चुअली में काफ़ी पहले से उसके अंदर चेंज आया था, ये देखा गया था। So remedial education holds importance because special educators works on basic skills. तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर क्या कर रहा है, उसके बेसिक स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, कुछ उसको एडवांस नहीं सिखा रहा है, बट उसके जो बेसिक स्किल्स हैं उन्हीं को इम्प्रूव कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या है इसमें, that learning disabled students have the ability to grow and become academic achievers. तो वो जो स्टूडेंट्स लर्निंग डिसेबल्ड हैं वो भी बड़े होकर एकेडमिक अचीवर्स बन सकते हैं, उनको प्रॉपर अगर अर्ली स्टेज पे सपोर्ट मिल जाए प्रॉपरली, जैसे स्कूल में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो, या फिर स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो, या टीचर्स या पेरेंट्स, ये सारे मिलके अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दे दें तो। अब आगे हम पढ़ेंगे गिफ्टेड स्टूडेंट्स और उनकी ट्रेनिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ट्रेनिंग फॉर रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं। रिहैबिलिटेशन होती है जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की, उनका बेसिक एम ये होता है कि वो किसी तरीके से उनको हेल्प कर सके सो दैट दे कैन अडेप्ट टू द कम्युनिटी, तो वो कम्युनिटी में अडेप्ट कर लें और एक लाइफ ऑफ डिग्निटी उनकी जिसको बोलते हैं वो मेंटेन कर पाएँ। अब यहाँ पे कर्क ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं मेंटली रिटार्डेड को रिहैबिलिटेशन के लिए। तो वो गाइडलाइंस ये हैं, नंबर 1 इज सोशल कॉम्पिटेंस शुड बी डेवलप्ड सो दैट रिटार्डीज कैन गेट अलॉन्ग विद अदर पीपल। तो सोशल कॉम्पिटेंस डेवलप करनी चाहिए उनके अंदर ताकि वो दूसरे लोगों के साथ गेट अलॉन्ग कर सकें, मतलब वो दूसरों से बात करने में हेजिटेट ना करें, उनके साथ बैठ सकें, खेल सकें दूसरे बच्चों के साथ। और ये कंडीशनिंग के थ्रू किया जाता है। कंडीशनिंग जैसे कि हम सीखते हैं ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है और क्लासिकल कंडीशनिंग, वो वाली टेक्निक्स कर सकते हैं।
देन ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटेंस क्यों है, क्योंकि उनको वोकेशनल गाइडेंस देनी ज़रूरी है ताकि वो अपने लिए खुद के लिए अर्निंग, जब वो बड़े हों एडल्ट हों तो वो अपने लिए अर्न कर सकें, तो कहीं काम करके वो अपने लिए अर्न कर सकें, इसलिए ऑक्यूपेशनल कॉम्पिटेंस भी ज़रूरी है उनको देनी। देन ऑटोनॉमी मीन्स अपने आप को खुद से वो कंट्रोल कर सकें, तो उनको इमोशनल स्किल्स सिखाने हैं। एंड दे शुड ऑल्सो डेवलप हैबिट्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, अपने लिए हेल्दी और एक सैनिटेशन वाला एनवायरनमेंट रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन में से एक है। जो प्रोफाउंडली रिटार्डेड होते हैं, जिनका IQ बिलो 25 होता है, उनको रिहेबिलिटेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उनके अंदर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है रिटार्डेशन की। उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो 2 से 4 साल के बच्चे की एज की होती है, चाहे वो बड़े भी हों, लेकिन उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो इक्वल टू 2 to 4 years चाइल्ड की होती है। तो उनको अपने आप का कैसे ध्यान रखना है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इस तरह के लोग बहुत कम हैं, जैसे सपोज ओनली दे आर राइटिंग 5% लोग ही हैं टोटल पॉपुलेशन में जो मेंटली रिटार्डेड है। Now, for moderately and severely retarded, certain skills have been identified. तो Sens argue that they can be trained in simple repetitive jobs. तो कुछ सिंपल जॉब्स में उनको ट्रेन किया जा सकता है जो मॉडरेट और सीवियरली हैं। जो रिपीटेटिव जॉब्स होती हैं, जो रोज अपना, जैसे कि अपने डेली रोज अपने आप को मेंटेन करके रखना, साफ सुथरा रखना, रिपीटेटिव जॉब में उनको पर्सनल सुपरविजन के थ्रू उनको सिखाया जा सकता है। फॉर माइल्ड रिटार्डेशन, जिनकी IQ 50 to 75 है, जो एक स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, उनको एजुकेट करना प्लस उनको सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए तैयार करना, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज पे। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? इट इज एन डिसऑर्डर इन वन और मोर ऑफ द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ओरल एक्सप्रेशन, लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रिटन एक्सप्रेशन, बेसिक रीडिंग स्किल्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इन सब चीज़ों में अगर बच्चा डिसेबल है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। However, disability is not learning disability if the cause of disorder is mental retardation or emotional disturbance. तो अगर ये सारी चीज़ें बच्चा इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो mentally retarded है, तो उसको हम learning disability में नहीं डालते, फिर उसको हम retardation में ही डालते हैं, या emotionally अगर disturbed है तो भी नहीं। All the major disorders that lead to learning disability are, देखो दो कैटेगरीज हैं इसमें, एक तो है रीडिंग डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, दूसरा है अर्थमेटिक डिसेबिलिटी जो कैलकुलेशंस वगैरह से रिलेटेड है, मैथमेटिकल। सो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है। फोनोलॉजिकल क्या होता है? जो साउंड होते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं। डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स कैन नॉट मेक आउट द रिलेशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स, तो उनको लेटर और उनके साउंड में रिलेशन नहीं बनता है, वो रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। एंड दे हैव पुअर डी कोडिंग एबिलिटीज। डी कोडिंग मीन्स जो उनको बोला जाता है वो उसको समझ के दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। तो साउंड में कैसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे बी और डी, ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि बी की डायरेक्शन इस तरफ और डी की इस तरफ होती है। तो ये फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग है, डी कोड नहीं कर पाते हैं। स्पोकन लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, पुअर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होती हैं, समझ में नहीं आते, पुअर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। स्टूडेंट्स विद अर्थमेटिक डिसेबिलिटी हैव प्रॉब्लम्स इन विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग। तो विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, दे हैव इमेंस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो अर्थमेटिक का मैथमेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है और रीडिंग डिसेबिलिटी का इससे रिलेटेड है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग से, जिसमें उनको लेटर्स और साउंड्स के मीनिंग नहीं समझ में आते हैं। The specific problems associated with learning disabilities are generally lifelong, though many of the problems can be attenuated by instruction and accommodation. तो अब जैसे अगर लाइफ लॉन्ग तो प्रॉब्लम है, लेकिन कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या अकोमोडेशन, मतलब उसको नई नई चीज़ें समझा के रोज़ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और नॉर्मल क्लासेस में उनको फैसिलिटेट किया जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। तो ये तरीके से हम इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के थ्रू पढ़ा सकते हैं। वो फंक्शनल, मतलब वो उनको टाइम भी ज़्यादा दिया जाता है, उन चीज़ों को समझने के लिए नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा टाइम मिलता है।
जिनको मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उनको स्पेशल मेंटरिंग मिलती है स्पेसिफिकली उसी फील्ड में। हाउएवर अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन इज नेसेसरी। अब जैसे आपको ये सब पढ़ के एक वो मूवी भी याद आ रही होगी जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, तारे ज़मीन पर। तो उसमें क्या है, उस बच्चे को भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो अगर ये जल्दी से डिटेक्ट ना करें अर्ली स्टेज पे तो पेरेंट्स उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे उसमें दिखाया है कि उस बच्चे को लोग समझ नहीं पाते हैं और उस वजह से उसके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन जैसी चीज़ें आने लग जाती हैं। नाउ असेसमेंट इसकी कैसे होती है? असेसमेंट एक तो अर्ली स्टेज पे बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे पॉपुलर असेसमेंट टेस्ट हैं विच आर स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, इनफॉर्मल रीडिंग इन्वेंट्रीज, करिकुलम असेसमेंट बेसमेंट करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। सिंस द अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स आर कॉग्निटिव, इसलिए टेस्ट ऑफ रिएक्शन टाइम बहुत ज़रूरी है कि कितनी देर में वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव प्रॉब्लम से रिलेटेड है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो रिएक्शन टाइम का टेस्ट लेना ज़रूरी है। और इसमें एक जो इन्होंने दास नेगलेरी और का कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम CAS बताया है बेस्ड ऑन पास मॉडल, तो ये यूज़ किया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, going by the logic of least restrictive environment, learning disabled students ought to be accommodated in the regular environment। तो regular environment में accommodate करना उनको ज़रूरी है क्योंकि हमें उन्हें least restrictive environment देना है और ये चीज़ उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगी क्योंकि उनके सोशल स्किल्स भी डेवलप होंगे। पर जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो इवनिंग क्लासेस में या संडे क्लासेस में जो होती हैं अलग से, वो हेल्प कर सकती हैं। The point of accommodation by peers and teachers in school and special training program like perceptual motor training complement each other in the mainstream of learning। तो इनको दो तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं, या तो एक तो है कि आप रेगुलर क्लासरूम में उनको करवाओ, दूसरा उसको उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस हों जैसे इवनिंग में या संडे को, तो दोनों चीज़ें मिलके हेल्प कर सकती हैं। इंटरवेंशंस इसमें किस तरह की हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं? तो जैसे कि स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग में है साइको लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग है, परसेप्चुअल मोटर ट्रेनिंग है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, PREP है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे। और ये अलग से इन्होंने बताया हुआ है स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन जिसमें इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन बाय टीचर है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, पीयर ट्यूटरिंग है। तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं साइको लिंग्विस्टिक मीन्स उसकी जो लैंग्वेज की ट्रेनिंग करी जाती है, बोलने का तरीका सिखाना, लैंग्वेज। परसेप्चुअल मोटर जहाँ पे उनको चीज़ों को समझना कैसे है, उनकी परसेप्शन का किस तरीके से परसीव करना है, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं। PREP का मतलब हो गया पास रीडिंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, जो इसको हम डिटेल में करेंगे नीचे। तो स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो हमने अभी ऊपर टेक्निक्स पढ़ी, जैसे कि परसेप्चुअल मोटर ट्रेनिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी हैव प्रॉब्लम इन सेंसरी इंटीग्रेशन। तो जैसे सेंसेस में प्रॉब्लम होती है, ये हमने देखा था कि सेंसरी उनकी जो फंक्शंस होते हैं वो वीक होते हैं, तो उस केस में हम उनको परसेप्चुअल मोटर ट्रेनिंग देते हैं जिसमें उनको उनके सेंसेस का जो है वो एक्सरसाइज होती है, उनको यूज़ करा जाता है, उनको अलग अलग सेंसेस यूज़ करने के लिए सिखाया जाता है, कुछ मोटर एक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जाता है। मोटर एक्ट्स मतलब कुछ परफॉर्म करके दिखाना जिसमें उनके मसल्स का यूज़ हो। और स्पेस परसेप्शन का, जैसे वो जहाँ पे खड़े होके वो काम कर रहे हैं वहाँ पे कितनी स्पेस है, वो सब चीज़ें उनको समझ में आने लगती हैं। तो डायरेक्ट सेंसरी मोटर ट्रेनिंग है ये एक तरह की। फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन में जो बिहेवियरल एनालिसिस होता है पहले तो, कि किस तरह के बिहेवियर को हमने मॉडिफाई करना है, और फिर मॉडिफिकेशन जो होती है उसमें वो चेंजेस किए जाते हैं, बिहेवियर चेंजेस किए जाते हैं। प्रेप ऑन द अदर हैंड इज़ अ कॉग्निटिव टेक्निक। PREP stands for Pass Reading Enhancement Program. It is based on Das Negleri's PASS model. It is a remedy curriculum designed to improve planning, attention, information processing. A similar curriculum has been developed to help students with arithmetic difficulty. तो ये जो है ये cognitive enhancement के लिए है। जो प्रेप वाला जो प्रोग्राम है ये बच्चों की प्लानिंग, अटेंशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो पास मॉडल के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सारे फंक्शंस को एनहांस करने के लिए। फिर आते हैं स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस।
इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस बाय टीचर्स कैन गो अ लॉन्ग वे। जैसे स्कूल में टीचर्स को अगर समझा दिया जाए कि किस तरीके से इन बच्चों को हेल्प करनी है, उनको रेगुलर फीडबैक देना है, उनके साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करना है। रेमीडियल टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं इन बच्चों के लिए। जैसे जो डिसलेक्सिया वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टेप रिकॉर्डर्स का यूज़ करना का अलाउ कर दिया जाए स्कूल में। encouraged to use tape recorders for projects because of spelling difficulties, consideration should be given not अब स्कूल में जैसे बोला जाता है इन बच्चों के लिए कि स्पेलिंग के मार्क्स नहीं काटने, क्योंकि उनको स्पेलिंग वो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं, स्पेलिंग्स नहीं समझ में आती हैं। और जो अगर अरिथमेटिक डिसेबिलिटी है किसी को, तो उनको कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से हम बच्चे को डीमोटिवेट होने से बचा सकते हैं। Now, Engelman and Becker, two researchers based in University of Oregon, had developed a technique called direct instruction to teach LD learning disability students. They had married behavior modification techniques with classroom instructions. तो इन्होंने दो चीज़ें एक साथ यूज़ करी थी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लस क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को एक साथ यूज़ किया था।